नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर पार्क सर्कस में अचानक पुलिस एक्टिव हो गई और लोगों की गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई बंगाल के अंदर, और बंगाल चर्चा का विषय बन गया। बंगाल के अंदर अभी तक ममता बनर्जी के 15 साल के कार्यकाल में जिन परिस्थितियों में चला, एक सौहार्द और एक संस्कृति का परिचय देता रहा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी की सरकार आने के बाद 4 मई से लेकर के और 16 मई तक जो संघर्ष चला, प्रताड़ित करने का, द्वेष का, अलग अलग, वह बहुत निंदनीय था। किसी की भी सत्ता में ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आरोप ममता बनर्जी से के ऊपर यह लग रहा है कि लेफ्ट की जब सरकार गई थी और ममता बनर्जी चुन करके आई थी, तब ममता बनर्जी ने भी वही काम किया था जो भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के हारने पर किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ममता बनर्जी ने वही किया तो भारतीय जनता पार्टी भी वही करे। लेकिन यहां उस परंपरा की बात नहीं है। यहां पर यह बात है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की ही राजनीति करती है और यही उसका सिद्धांत है और यही उसका लक्ष्य है कि हिंदू मुस्लिम में बांटो, अंधभक्ति को फैलाओ और खूब जम के लूटो और लोगों को प्रताड़ित करो, डर पैदा करके रखो, जबकि इस देश का प्रधानमंत्री खुद डरा हुआ है। अब मुस्लिम समुदाय आक्रोशित है और गुस्सा में भी है। उन्हें नमाज पढ़ने से रोकने की चर्चाएं चल रही हैं, इसको लेकर के आक्रोशित है। ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नीदरलैंड गए और वहां के प्रधानमंत्री से जब वहां के पत्रकारों ने पूछा कि भारत में पत्रकारिता की स्तर जो है वह लगातार गिर रहा है, स्वतंत्रता नहीं है पत्रकारों और अल्पसंख्यकों को वहां पर सताया जा रहा है। वहां के नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हमें चिंता है इस बात की कि प्रेस की आजादी भी छीनी जा रही है और अल्पसंख्यक को सताया जा रहा है। यह तब कहा वहां के प्रधानमंत्री ने जब हमारे देश के महामानव प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हुए और संयुक्त प्रेस वार्ता की बात। हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो विदेश में क्या करें। हकीकत यह है कि इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है और यह चीज पश्चिम बंगाल में ताजा चल रही है कि जब इनकी सरकार आने के बाद कैसे वहां पर मुस्लिम समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब ममता बनर्जी ने जब से ऐलान किया है कि वह नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगी, वहां पर नंदीग्राम में, जिस नंदीग्राम में जितनी आबादी है उसका 25% आबादी मुस्लिम समुदाय की है और उन 25% मुस्लिम समुदायों में 95.5% वोटर लिस्ट से नाम लोगों के काट दिए गए हैं। मैं सिर्फ नंदीग्राम की बात कर रहा हूं कि नंदीग्राम के अंदर 25% संख्या है मुस्लिमों की और 95.5% वोट काट दिए गए हैं। यानी कि 100 आदमियों में 100 आदमी में 95 आदमी का नाम काट दिया गया है, यानी कि 4 आदमी वोट दे सकता है। वहां से ममता बनर्जी चुनाव जीतेंगी और शुभेंदु अधिकारी जीतने देंगे। या फिर जो संस्कृति हमारी रही है कि विपक्ष का अहम नेता विधानसभा के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर पहुंचना चाहिए, जिसका पालन न तो ममता बनर्जी ने किया और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसे अपनाएगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा। और ममता बनर्जी अगर नंदीग्राम से चुनाव हार गई तो फिर ममता बनर्जी के लिए संकट बरकरार रहेगा। फिर उनकी आवाज बंगाल विधानसभा के अंदर नहीं गूंज पाएगी और वह अपने विधायकों को भी खो बैठेंगी आने वाले दिनों में। ऐसे में ममता बनर्जी के 80 विधायकों के ऊपर लगातार तलवार लटका हुआ है और 29 विधायकों के ऊपर भी लटक रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस
चल रहा है, बंगाल में भी और उत्तर प्रदेश में भी और पंजाब में भी। पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल के 7 राज्यसभा सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने भाजपा में शामिल कर लिया और हमारे देश के उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा के अंदर उन्हें भाजपा की मान्यता भी दे दी। यह बात सच है कि अगर 50% से अधिक लोग पार्टी छोड़ते हैं तो दर बदल कानून लागू नहीं होता है, लेकिन वह लोकसभा और विधानसभा नहीं था, वह राज्यसभा था। वहां राज्य में जिसकी सरकारें होती हैं वह चुन करके भेजते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पंजाब के अंदर मात्र 2 विधायक है। 2 विधायकों में 7 राज्यसभा सांसद कैसे हो सकते हैं? उस पूरे असेंबली का राज्यसभा सांसद कैसे हो सकते हैं? 10 राज्यसभा सांसदों में 7 राज्यसभा सांसद टूट गए राघव चड्ढा के नेतृत्व में, और अब 3 सांसद हैं लोकसभा में, उसे भी ईडी सीबीआई के शिकंजे से फंसाकर और भाजपा में शामिल करने की कवायद चल रही है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के 29 सांसदों पर भी शिकंजा कसने की बात कही जा रही है। वह शिकंजा ममता बनर्जी को कितना भारी पड़ेगा, यही तो चुनौती है ममता बनर्जी के लिए कि उनके सामने बड़ी चुनौती है। ममता बनर्जी को अपनी पार्टी भी बचानी है और ममता बनर्जी को अपने कार्यकर्ताओं को भी साथ रखना है। बंगाल के हर मुद्दे पर ममता बनर्जी को खड़ा होना पड़ेगा और सड़कों पर उतरना पड़ेगा अगर सत्ता में उन्हें वापसी करनी है तो। और अगर ममता बनर्जी 2029 के बाद जो चुनाव होगा वहां पर, वह इस चुनाव के बाद वह चुनाव अगर नहीं जीतती है ममता बनर्जी, तो फिर ममता बनर्जी के लिए नई संकट उत्पन्न हो जाएगी, फिर उनकी वापसी नहीं होगी। क्योंकि बंगाल का यह इतिहास रहा है, जो सत्ता से गया उसकी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। उसी लाइन में, उसी कतार में खड़े ममता बनर्जी को भी देखा जा रहा है। यह 5 साल ममता बनर्जी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। जब 2031 में बंगाल का चुनाव होगा तो ममता बनर्जी का क्या रूप? इसीलिए ममता बनर्जी ने लेफ्ट और कांग्रेस से गठबंधन का आह्वान किया है। अभी तक गठबंधन की सुगबुगाहट तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन ममता बनर्जी सड़क पर भी नजर नहीं आ रही है। एक्स हैंडल पर लगातार एक्टिव हैं और हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक चल रही हैं, लेकिन न्याय उन्हें मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से, इस बात की गारंटी नहीं है। क्योंकि 100 सीटों पर ईवीएम बदलने का आरोप लगाई है और उसके सीसीटीवी फुटेज को दिखाने की मांग हो रही है। 31 सीट ऐसे जहां पर एसआईआर के तहत हार और जीत के अंतर से ज्यादा वोट कटे हैं, इन पर भी ममता बनर्जी गंभीर है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन बिहार के अंदर नीतीश कुमार अचानक फिर जगने लगे हैं। मुस्लिम समुदायों के साथ में डिप्टी सीएम विजय चौधरी, जो जेडीयू कोटा से हैं, उन्होंने बैठक की है। क्योंकि सम्राट चौधरी सीएम बनकर के नीतीश के फैसले को लगातार पलट रहे हैं। 10,000 रुपया जो महिलाओं को खाते में दिया गया था चुनाव से पहले, और महिलाओं को कहा गया था कि यह तो अभी एडवांस है, 1,90,000 रुपया सरकार बनने के बाद दिए जाएंगे। बिहार सरकार का खजाना खाली है, 4.06 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, 63 करोड़ रुपया रोज और 23,000 करोड़ रुपए महीने का किस्त भरना पड़ता है। तब तक सम्राट चौधरी ने 12,000 करोड़ रुपया और आरबीआई से कर्ज ले लिया। ऐसे में उन महिलाओं से 10,000 रुपया वापसी, 16,500 करोड़ रुपया इकट्ठा करने का प्लान सम्राट चौधरी ने तैयार कर लिया। इसको सुन करके नीतीश कुमार भड़क गए। अब ऐसे में नीतीश की पार्टी जेडीयू को जिस तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही थी और विजय चौधरी जिस तरह से बैठक की है मुसलमान संगठनों के साथ, यह अब संकेत आ रहा है कि नीतीश कुमार 130 विधायकों की तैयारी में लग चुके हैं और वह 130 विधायकों की तैयारी बहुत भारी पड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी को। सम्राट चौधरी को आरएसएस और भाजपा मिल करके हटाना चाहते हैं, इसीलिए वह सम्राट चौधरी अपने आप को साबित करने में लगे हैं कि मैं भाजपा का ही हूं, लेकिन उनको लेकर नाराजगी है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने रास्ते बदल दिए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह से ऐलान किया है वह नरेंद्र मोदी के लाइन से अलग हट करके है। चंद्रबाबू नायडू ने जहां एक तरफ मुस्लिम को दुश्मन माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ,
वहीं चंद्रबाबू नायडू ने 4% आरक्षण देने का ऐलान किया है। जहां मदरसे को खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, वहीं पर चंद्रबाबू नायडू ने मदरसे को 5,000 रुपया महीना मेंटेनेंस की बात की है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नमाज पढ़ने के लिए बंगाल के अंदर लोगों को प्रताड़ित कर रही है, या देश के अंदर बंगाल में मुस्लिम समुदाय आक्रोशित हो गया, वहीं चंद्रबाबू नायडू ने मस्जिद में नमाज अदा कराने वाले मौलवी को 10,000 रुपया महीना देने का ऐलान किया है। जहां यह मुस्लिमों को नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, वहां हज करने वाले यात्रियों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद चंद्रबाबू नायडू ने देने का ऐलान किया है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐलान और कर दिया, 2 बच्चे पैदा होने पर 25,000 रुपया, तीसरे बच्चे पैदा होने पर 30,000 रुपया और चौथा बच्चा पैदा होने पर 40,000 रुपया परिवार को सहयोग राशि दी जाएगी और 1,000 रुपये महीने शिक्षा फ्री होगी। यह भारतीय जनता पार्टी से अलग ट्रेड है। यह चंद्रबाबू नायडू ने ऐसे वक्त में फैसला लिया है जब 7 से 8 महीने हो गए और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ टकराव, मनमुटाव चल रहा है चंद्रबाबू नायडू का। चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार में भागीदारी चाहते हैं, मिनिस्टर बनना चाहते हैं, अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। 2 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद वह पार्टी का विस्तार चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू भाजपा के लाइन से अलग होकर के ऐलान कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ा कर सकता है। एनडीए के अंदर घमासान और टकराव मचा हुआ है, बवाल मच गया है और तमिलनाडु के अंदर एडीएमके भाजपा से अलग हो गई है, एनडीए से अलग हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वजह से उसकी पार्टी कई टुकड़ों में बिखर गई। 47 विधायकों में 25 विधायकों ने पार्टी ही छोड़ दी और उन्होंने विजय थलापति को समर्थन दे गए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई मुसीबत आकर के खड़ी हो गई है। बंगाल तो जीता, लेकिन बंगाल जीतने के बाद में उत्तर प्रदेश का सपना देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार वापस कर जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ को साइड करके, जो असंभव सी परिस्थितियां हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के ऊपर प्रेशर दिया गया कि कैबिनेट विस्तार कीजिए, नए नए लोगों को मिनिस्टर बनाइए। उन्होंने प्रेशर में बना तो दिया, लेकिन कोई विभाग नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह की पूरी टीम बंगाल से पहुंच गई है यूपी और यूपी में अपना शिकंजा कस रही है। तब तक युवा सड़क पर आकर के खड़े हो गए। जैसे ही सीजीआई ने यह कहा कि बेरोजगार कॉकरोच की तरह हैं, तब उन्हीं बेरोजगार युवाओं ने कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान कर दिया। लाखों लोग तेजी से कॉकरोच युवा पार्टी से जुड़ रहे हैं। ऐसे में हर दलों का समर्थन भी मिल रहा है। कहीं ना कहीं सीजीआई ने भड़का दिया बच्चों को मोदी के खिलाफ। अब सीजीआई के तरफ से जो बयान आया और सीजीआई ने कहा मैं तो फर्जी डिग्री वाले को बोला, तो नरेंद्र मोदी को फंसा दिया। अब वही कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जो बेरोजगार युवा संगठन बने हैं, वह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री पर कार्रवाई कर दीजिए, उसकी जांच के आदेश दे दीजिए। अब सीजीआई तो फंसे ही थे, मोदी को भी लपेट लिए। ऐसे में युवा सड़क पर लाखों की संख्या में आ रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन तो खत्म हो गया है, टुकड़ों में बट गया है। केरल में कांग्रेस ने अपना नई सरकार बनाई है। 60 सालों के बाद केरल में कांग्रेस की सरकार बनी है और केरल में साउथ के अंदर दबदबा कांग्रेस का हो गया। तेलंगाना में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार, कर्नाटक में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार, केरल में पूर्ण बहुमत की सरकार, हिमाचल में पूर्ण बहुमत की सरकार और तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार। यानी कि कांग्रेस अपने बूते अब आगे बढ़ना चाहती है। ऐसे में आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन के अहम सहयोगी दल जो हैं, वह चिंतित हैं कि कांग्रेस का बढ़ता हुआ ग्राफ चंद्रबाबू नायडू के लिए भारी पड़ सकता है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस के नजदीक कहीं न कहीं जा रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी से लाइन अलग करके चल रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा, जब चंद्रबाबू नायडू भी केंद्र में और नीतीश कुमार भी केंद्र में पहुंचेंगे, तब फिर भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें शुरू होगी। लेकिन इसके पहले प्रधानमंत्री का नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का दिया बयान और संयुक्त प्रेस वार्ता से भाग जाना, यह भी बहुत कुछ दर्शा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने मुश्किलें तब बढ़ा दी जब कहे कि बड़ी तेजी से देश गरीबी की तरफ बढ़ रहा है।
भुखमरी की तरफ बढ़ रहा है। इस हालात में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को लाकर खड़ा कर दिया है, खुद ही इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो विकास की बात करते थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे थे, बहन बेटियों के सम्मान की बात कर रहे थे, वह मणिपुर पर नहीं बोलते, वह बेरोजगारों को काकरोच और परजीवी बोलते हैं। अब वही काकरोच सड़क पर आकर कह रहे हैं, मैं भी काकरोच, मैं भी काकरोच, मैं भी काकरोच और मैं भी काकरोच। अब वही काकरोच सीजीआई को और प्राइम मिनिस्टर को काटने के लिए दौड़ रहा है और प्राइम मिनिस्टर और सीजीआई दुम दबा करके भागते हुए नजर आ रहे हैं। कब तक भागेंगे? कहते हैं बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो लकड़ी चबाएगी। और वही वक्त आ गया, वही काकरोच बेरोजगार युवा, जो काकरोच जिसको कहते हैं, सड़कों पर आकर एक बड़ी चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी की साख गिर रही है। पेट्रोल की मार ऐसी पड़ी है कि महाराष्ट्र में मारपीट लोग कर रहे हैं, घुसा घुसी या लत्तम जुत्तम कर रहे हैं। सरकार बोल रही है पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, बाकी के जगहों पर पेट्रोल की कमी आ गई है। लोग आपस में लड़ झगड़ करके पीटा पीटी करके हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही कि सब कुछ चंगा सी, लेकिन जनता को कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में देश कहाँ जाएगा? और महंगाई जो आने वाली है, और जो सीएनजी के रेट फिर दोबारा बढ़ा दिए गए, और अब पेट्रोल डीजल के रेट कहा जा रहा है 15 रुपये से 20 रुपये तक और बढ़ाए जाएंगे इंस्टॉलमेंट में, थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन भार तो जनता के ऊपर ही पड़ेगा और चुकाना जनता को ही पड़ेगा। बेरोजगारी छाता जा रहा है, 2 करोड़ रोजगार देने वाले बेरोजगार बना रहे हैं। महंगाई को कम करने वाले 35 रुपये लीटर पेट्रोल बांटने वाले वह 150 रुपये लीटर तक पेट्रोल पहुंचा रहे हैं। जब कम रेट था तो कमा रहे थे, और रेट बढ़ा तो जनता को लूट रहे हैं। कह रहे हैं कि देशभक्ति ललकार रही है। धिक्कार है ऐसे नेताओं को जिनकी आज़ादी में कोई हाथ नहीं था, आज़ादी के वक्त अंग्रेजों के गुलामी कर रहे थे, और देश में जो आज़ादी की मांग कर रहे थे उनको लेकर के अलग अलग प्रताड़ित करवा रहे थे, वही देशभक्ति की बात कर रहे हैं। कितने बड़ी विडंबना है यह। आने वाला वक्त बड़ी संकट भरा है इस देश के लिए भी और ऐसी सरकार के लिए भी। वही आरएसएस है जो 52 सालों तक हमारे देश का झंडा नहीं फहराया था। वही आरएसएस देशभक्ति की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो 52 सालों तक हमारे देश के तिरंगे नहीं फहराया, वो वंदे मातरम की बात करता है। ऐसे में यह देश कहाँ जाएगा? नरेंद्र मोदी ने 7 सालों में वह काम करूंगा जो 70 सालों में नहीं हुआ कह रहे थे। वाकई नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में इस देश को 50 साल पीछे ले जाकर के ढकेल दिया। अब कर रहे हैं घर में बैठ करके नौकरी कर लो और घर में ही बैठ के पढ़ाई कर लो, स्कूल मत जाओ, गाड़ी मत चलाओ। और वसूली के लिए यह सरकार जारी है। पेट्रोल पर अपना 35 रुपये टैक्स लेती है, लेकिन देश की जनता से लूट रही है। आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी TFD इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।